हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रोफेसर पीगू और प्रोफेसर फिशर के द्वारा दी गई राष्ट्रीय आय की परिभाषा। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे प्रोफेसर पीगू के द्वारा दी गई राष्ट्रीय आय की परिभाषा। प्रोफेसर पीगू के अनुसार राष्ट्रीय आय समाज की वस्तुगत आय का वह भाग है जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है और इसमें विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल होती है। कहने का अर्थ यह है कि राष्ट्रीय आय में पीगू के अनुसार राष्ट्रीय आय में केवल वे वस्तुएं ही शामिल की जाती हैं जिन्हें हम बाजार में जिनका विनिमय कर सकते हैं, क्योंकि जिन वस्तुओं का हम बाजार में विनिमय करते हैं उन्हें ही हम मुद्रा में माप सकते हैं और वही पीगू के अनुसार राष्ट्रीय आय में शामिल की जाती हैं। और विदेशों से प्राप्त आय का अर्थ है कि जिन वस्तुओं को हम विदेशों में बेचते हैं और उससे जो आय हमें प्राप्त होती है उसे भी हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। तो ये हो गई हमारी पीगू के द्वारा दी गई राष्ट्रीय आय की परिभाषा। अब हम देखेंगे प्रोफेसर पीगू के द्वारा राष्ट्रीय आय की परिभाषा की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता है मुद्रा को मूल्यांकन का आधार मानकर पीगू ने अपनी परिभाषा को सरल एवं स्पष्ट बना दिया। तो पहली विशेषता तो आपको समझ में ही आ गई होगी, बहुत सिंपल है। दूसरी विशेषता है राष्ट्रीय आय की गणना में विदेशों से प्राप्त आय भी शामिल की जाती है। तो इसमें जो विदेशों से हमें आय प्राप्त होती है उसे भी शामिल करते हैं। गणना में सरलता एवं स्पष्टता होने के कारण पीगू की परिभाषा जो है मार्शल की परिभाषा की तुलना में अधिक व्यवहारिक है। प्रोफेसर मार्शल की जो राष्ट्रीय आय की परिभाषा थी उससे जो पीगू की परिभाषा है वो सरल है। और प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा अगर आपको पढ़नी हो तो इससे पहले वाले वीडियो में हम प्रोफेसर मार्शल की परिभाषा पढ़ा चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे पीगू के द्वारा दी गई परिभाषा की आलोचनाएं। तो पीगू की परिभाषा की फर्स्ट आलोचना है इनकी परिभाषा संकीर्ण परिभाषा है। कहने का अर्थ है वास्तव में पीगू की परिभाषा संकीर्ण परिभाषा है। बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका विनिमय नहीं किया जाता फिर भी वे राष्ट्रीय आय का अंश होती हैं। जैसे कोई कृषि है, वो खेती करता है तो जो भी उत्पादन करता है तो उसका कुछ भाग अपने खुद के उपभोग के लिए बचा लेता है, जिसको वो बाजार में विनिमय नहीं करता है, बेचता नहीं है, तो उसके बदले उसे कोई मुद्रा नहीं प्राप्त हुई। तो पीगू के अनुसार वो जो वस्तु है वो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाएगी, परंतु वो है तो हमारे राष्ट्रीय आय का ही अंश ना। तो इसलिए पीगू की ये पहली आलोचना हुई। दूसरी आलोचना है राष्ट्रीय आय का सही आकलन नहीं। पीगू की परिभाषा के अनुसार यदि मुद्रा में मापी जाने वाली वस्तुओं को ही राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है तो आय की सही गणना नहीं हो सकती। पीगू के अनुसार एक वेतनभोगी नर्स के रूप में कार्य करने वाली महिला की सेवाएं राष्ट्रीय आय में शामिल की जाएंगी, किंतु घर में बच्चों की देखरेख करते समय उसकी सेवाएं राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होंगी, क्योंकि इसके लिए कोई भी पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर एक महिला है वो अस्पताल में नर्स का काम करती तो उसके बदले में उसे हर महीने पेमेंट मिलती, तो उसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते। लेकिन वही महिला जो घर में अपने बच्चों की देखभाल करती है तो उसके लिए हम उसे कोई वेतन नहीं देते हैं, तो उसे हम राष्ट्रीय आय में नहीं शामिल करेंगे, ऐसा पीगू ने कहा था। तीसरी हमारी आलोचना है वस्तु विनिमय की अर्थव्यवस्था में लागू नहीं। पीगू की परिभाषा केवल ऐसी विकसित अर्थव्यवस्था में लागू होती है जहाँ संपूर्ण विनिमय मुद्रा में होता है, किंतु पिछड़ी अर्थव्यवस्था में जहाँ अधिकांश सौदे वस्तु विनिमय के द्वारा होते हैं राष्ट्रीय आय की गणना करना संभव नहीं है। अर्थात गैर मौद्रिक क्षेत्र में पीगू की परिभाषा लागू नहीं होती। कहने का अर्थ ये है कि जो प्रोफेसर पीगू के द्वारा दी गई राष्ट्रीय आय की परिभाषा वो केवल विकसित देशों में लागू होती है, क्योंकि वहाँ पर ही मुद्रा का मतलब मुद्रा से ही
विनिमय किया जाता है। बाकी जो अल्प विकसित देश होते हैं वहाँ पर एक वस्तु को देने के बदले हमें दूसरी वस्तु मिल जाती है, तो उसमें मुद्रा का तो कोई काम ही नहीं हुआ, तो उसे हम राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं करते हैं। इसे पींगू के अनुसार कहा जाता है। इसलिए पींगू की परिभाषा जो है वो अल्प विकसित देशों में लागू नहीं होती है। अब हम देखेंगे प्रोफेसर फिशर के द्वारा दी गई राष्ट्रीय आय की परिभाषा। प्रोफेसर फिशर ने मार्शल और पिंगू के दृष्टिकोण से भिन्न राष्ट्रीय आय की परिभाषा प्रस्तुत की गई है, क्योंकि जो प्रोफेसर फिशर थे उन्होंने उपभोग के आधार पर राष्ट्रीय आय की परिभाषा दी है और पिंगू और मार्शल ने उत्पादन के आधार पर राष्ट्रीय आय की परिभाषा दी है। तो प्रोफेसर फिशर की परिभाषा है, वास्तविक राष्ट्रीय आय एक वर्ष में उत्पादित शुद्ध उपज का वह अंश है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग कर लिया जाता है। कहने का अर्थ है कि प्रोफेसर फिशर के अनुसार राष्ट्रीय आय में केवल वे वस्तुएं ही शामिल की जाती हैं जिनका एक वर्ष में उत्पादन किया जाता है और उसका उसी वर्ष में उपभोग भी कर लिया जाता है, तो उसे ही हम राष्ट्रीय आय में शामिल करते हैं। तो अब हम देखेंगे प्रोफेसर फिशर की विशेषताएं। फिशर ने उपभोग के आधार पर राष्ट्रीय आय की परिभाषा दी है। फिशर दूसरी विशेषता, फिशर की परिभाषा आर्थिक कल्याण के अधिक निकट है, क्योंकि उपभोग का कल्याण से प्रत्यक्ष संबंध होता है। कहने का अर्थ ये है कि जब हम किसी भी चीज़ को उपभोग करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा आर्थिक कल्याण होता है, हमें संतुष्टि मिलती है। तो ये रही हमारी प्रोफेसर फिशर की विशेषताएं। अब हम देखेंगे इनकी परिभाषाएं की आलोचनाएं क्या क्या। सबसे पहली आलोचना, इनकी परिभाषा से राष्ट्रीय आय की गणना करना कठिन है। उत्पादन की तुलना में वास्तविक उपभोग के मौद्रिक मूल्य की गणना करना काफ़ी कठिन है। उपभोग का कार्य विभिन्न उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है और विभिन्न समय में किया जाता है, अतः कुल उपभोग की गणना और उनका मौद्रिक मूल्य ज्ञात करना एक जटिल प्रक्रिया है। कहने का अर्थ ये है कि जो उत्पादन का तो कार्य हो गया और उसके बाद में जो भी उत्पादन हुआ तो वो एक व्यक्ति के द्वारा तो उपभोग किया नहीं जाता, उसे अलग अलग व्यक्ति अलग अलग समय पर उपभोग करता है, तो जिससे राष्ट्रीय आय की गणना करना काफ़ी कठिन कार्य हो जाता है। दूसरी आलोचना, अव्यावहारिक। फिशर की परिभाषा के आधार पर टिकाऊ वस्तुओं के उपभोग की राष्ट्रीय आय में गणना करना एक अव्यावहारिक कदम है। और तीसरी परिभाषा है हमारी दोहरी गणना की समस्या। उपभोग की दृष्टि से ऐसी टिकाऊ वस्तुओं की गणना करना मुश्किल होता है जिनके स्वामित्व और मूल्य में परिवर्तन होता रहता है। जैसे एक मोटर कार अगले वर्ष ब्लैक कीमत पर बेच दी जाती, तो किस कीमत को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा, वास्तविक कीमत को या ब्लैक कीमत को। कहने का अर्थ है कि जैसे हमने कोई कार है उसे हमने खरीदी थी 2,000 रुपये की, 2,000 की तो वैसे कोई कार मिलेगी नहीं, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते कोई भी चीज़ है, तो उसे अगर हमने यूज़ कर लिया और उसे हम 1,000 में बेच देते हैं, तो हम फिशर की परिभाषा से ये नहीं समझ में आएगा कि हम 1,000 को राष्ट्रीय आय में शामिल करें या 2,000 को राष्ट्रीय आय में शामिल करें। तो ये तो हो गई हमारे फिशर के द्वारा दी गई आलोचनाएं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।